स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर ई अकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उससे पहले आपसे हम कहना चाहते हैं, टॉपिक से शुरू करने से पहले, कि आप हमें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। और उसके साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल और एक्स के माध्यम से आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं कि टॉपिक आज का क्या है। यहाँ पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का हमारा मिड टर्म एग्जामिनेशन, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो अभी मिड टर्म एग्जाम में आए थे, तो उन सवालों को कैसे हल किया जाता है। बेसिक मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक गणित का जो पेपर आया था उसके ये 5 मार्क्स के सवाल जो हैं किस तरीके से हल करने हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। और ये पार्ट 4, यानी कि हम इससे पहले 3 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। यानी कि पहले जो सवाल हैं इससे 32 से पहले, वो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35, क्वेश्चन नंबर 32 से 35 तक इस वीडियो में हम आपको ये सवाल हल कराने वाले हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। और उम्मीद है कि सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो 5 मार्क्स के सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं तो उनको किस तरीके से हल करना है, ये तो वो आपको हम यहाँ पर पूरा बताने वाले हैं। तो चलते हैं और पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 था। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, it intersects the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो ये हमें प्रूव करना है और ये थी हमारी थ्योरम नंबर 6.1, यानी कि प्रमेय 6.1 इंग्लिश में कहते हैं थ्योरम। और इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर नाम पढ़ें तो हम इसका नाम बीपीटी भी कहा जाता है, या फिर इसको यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और अगर हम इसको आधारभूत प्रमेय भी हिंदी में कहा जाता है। और इंग्लिश अगर इसका दूसरा नाम देखें तो इसका जो है इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम भी इसको कहा जाता है। इसका सेकंड नाम यानी कि थेल्स थ्योरम भी, बीपीटी भी है। और ये जो स्टेटमेंट है ये इसी की स्टेटमेंट दी हुई है। और थ्योरम 6.1 प्रत्येक एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। और यही मैंने यहाँ पर प्रिंट आपको सेम एज इट इज वहाँ से यहाँ कॉपी करके आपको दे दिया है। और अगर आपको समझ में आ गया कि कौन सी थ्योरम है, कैसे हल करना है, 6.1 थ्योरम है, मैंने आपको बता दिया। इसको बीपीटी भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, पूरा नाम भी लिखा हुआ आ सकता है। थेल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए भी कह सकते हैं, या फिर ये स्टेटमेंट आ सकती है जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है। तो ये तीनों तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए और शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना था। तो चलिए और बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उत्पत्ति, तो हम एक त्रिभुज ABC दिया है। यहाँ पर ABC ये त्रिभुज हमें दिया हुआ है जिसमें भुजा BC के समानांतर, यानी कि जो BC लाइन है इसके समानांतर यहाँ पर DE, ये DE समानांतर है BC के। एक रेखा अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रम से D और E पर काटती है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि AD अपॉन में DB और बराबर है AE अपॉन में EC। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो लास्ट में हमने सिद्ध किया है, यहाँ पर ये किस तरीके से प्रूव करना है ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए B और E तथा C और D को मिलाएं और DM परपेंडिकुलर, यहाँ पर DM परपेंडिकुलर और EN परपेंडिकुलर टू AB खींचे। ये हमने अपनी तरफ से खींचा है, EN और ये DM ये परपेंडिकुलर हमने लिए हैं। ये हम देखो जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन है ये आप अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम ले रहे हैं ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है ये, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई।
तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट और 1/2 AD इंटू EN। 1/2 AD यानी कि यहां से यहां तक ये बेस हो गया और हाइट हो गई ये, हाइट यहां से यहां तक हो गई इस ट्राइंगल की। अगर हम बात करें तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो अभी हम यानी कि इसको ले रहे हैं यहाँ पर E यहाँ पर और हमारा A यहाँ पर और हमारा D यहाँ पर और यहाँ पर लिया हमने N। तो बेस हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक यानी कि AD और EN हमारा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारी हाइट। तो ये हमारा ये हो जाएगा 1/2 AD इंटू EN। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ कक्षा 9th में याद कीजिए कि त्रिभुज EDE के क्षेत्रफल को एरिया EDE से व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इसको ऐसे लिखें या फिर एरिया ADE लिखें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एरिया ट्राइंगल ADE 1/2 ADEN, तो जो यहाँ लिखा था वही यहाँ पर लिखा, सिर्फ यहाँ AR लिख दिया। AR शॉर्ट फॉर्म में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल BDE, यहाँ पर देखिए BD और E, ये BDE ये वाला ट्राइंगल, अब की बार ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसको, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं और यहाँ पे हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ट्राइंगल यहाँ पर BD और E ये ट्राइंगल हमारा बन गया ये वाला। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ ये ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये ट्राइंगल इस तरीके से है बेटे, अगर ये ट्राइंगल इस तरीके से है तो इसमें यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा वो यानी कि इस ट्राइंगल के बाहर की साइड में बन रहा है। तो यानी कि जो राइट एंगल बनेगा वही बनेगा यहाँ पर बाहर जाकर, जिसको हम कहते हैं एक्सटीरियर। तो इसका राइट एंगल जो बन रहा है वो एक्सटीरियर में बन रहा है, यानी कि यहाँ पर जाके बन रहा है, यहाँ पर जाकर। ठीक है, तो ये वाली बाहर जाकर बन रही है और यहाँ बेस हो जाएगा हमारा BD, लेकिन यहाँ से हाइट जो होगी वो यहाँ से NE हो जाएगी। जब ट्राइंगल BDE में ले रहे हैं तो 1/2 DB इंटू EN हो जाएगा। 1/2 DB और हाइट जो लेंगे वो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा 1/2 DB इंटू EN। अब इस तरीके से सिमिलरली इसी प्रकार और भी हम लेंगे, यानी कि देखो अब वापस से जो हमने ऊपर लिया था सबसे पहले वाले में, यहाँ पर ADE में इसका हमें 2 बार निकालना है। अब यहाँ इस ट्राइंगल का वापस से 1 सेकेंड, इस ट्राइंगल का यानी कि ADE सॉरी इसका यहाँ से हाइट ये हो जाएगी और बेस हो जाएगा अब की बार हमारा यहाँ से यहाँ तक। बेस हमारा ये हो गया और हाइट हमारी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, जिसको DM कहेंगे और ये AE। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 AE इंटू के DM ये हो गया। इसी तरीके से हम DEC यानी कि ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इसका एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, इसका सॉरी वो एक्सटीरियर राइट एंगल बनेगा यहाँ पर। तो DM इसका एक्सटीरियर में जाके यानी कि राइट एंगल बनेगा। देखिए मैं एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला जो है हमारा, अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया लेंगे तो यहाँ पर यानी कि ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो इसका राइट एंगल जाकर बनाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा यानी कि DM जो है यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ होगा यानी कि EC होगा। यहाँ पर E है, E पॉइंट है और यहाँ पर C पॉइंट है, तो यहाँ पर ये EC हो जाएगा। तो 1/2 EC इंटू DM, DEC का एरिया हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एरिया ऑफ दिस अपॉन दिस ये हमने ले लिया, तो 1/2 AD इंटू EN। यहाँ पर देखिए एरिया अपॉन AD अपॉन में BD यानी कि दोनों का इनका, तो यहाँ पर अपॉन में लिख दिया 1/2 AD इंटू EN अपॉन में यहाँ पर 1/2 DB इंटू EN और यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर EN से EN कैंसिल हो गया, केवल बच गया AD ऊपर बच गया और DB नीचे बच गया। इसी तरीके से हम अब यहाँ पर जो ये हमने लिखा था यहाँ से यहाँ तक, तो अब की बार हम इसका लिखेंगे तो एरिया ऑफ ADE ऊपर लेंगे, ADE यहाँ पर भी ऊपर लिया तो यहाँ पर भी ADE ऊपर ही आएगा और नीचे DEC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2 A इंटू DM और 1/2 EC इंटू DM।
जो यहाँ लिखा अभी हमने लिखा था वही यहाँ पर लिखना है। डीएम से डीएम कट गया, 1/2 से 1/2 कटने के बाद में ए ही अपॉन में ईसी बच गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बच गया फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में ये बच गया। तो यहाँ पर अब आप बात कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ BDE एंड DEC, जो BDE और DEC हैं, यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स थे, एक ही आधार DE तथा समानांतर रेखाएं BCDE के बीच में बने दो त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो इस तरीके से ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मैं इस पिक्चर को इस तरीके से आपको बना के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये दो, अगर इस पिक्चर को उल्टा करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये बन रहे हैं। यहाँ पे D है, यहाँ पर E है, और यहाँ D के साथ में यहाँ पर B है और यहाँ पर E है। तो यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं, एक ट्राइंगल यहाँ और एक ट्राइंगल यहाँ पर ये बन रहा है। और ये दोनों की दोनों ये डॉट यानी कि जो पैरेलल लाइंस के बीच में है। जब पैरेलल लाइंस के बीच में है तो इन दोनों का जो एरिया होता है ना, इसका एरिया और इसका जो एरिया होगा वो बराबर होता है। तो यहाँ पर ये बराबर होता है, तो मीन्स AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो समीकरण 1 2 3 तीनों से ये, तो ये है एक प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम के अर्थ के लिए पृष्ठ संख्या 1 देखिए। इसकी जांच के लिए आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। तो मतलब अगला आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक केवल हमें यहाँ तक ही प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो ये थ्योरम थी 6.1 BPT या थेल्स थ्योरम इसको कहा जाता है। उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये BPT थ्योरम समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। अब इस क्वेश्चन नंबर 33 की हम बात करें तो इसको किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल हमें दिया हुआ है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले देखो यहाँ क्या निकालना है। सबसे पहले ये देखेंगे माध्यक यानी कि 28.5 दे रखा है, और यानी कि इंग्लिश में बात करें तो यानी कि मीडियन, हमें मीडियन निकाल दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, जो मिसिंग नंबर्स हैं P और M, ये मिसिंग नंबर्स हैं, P एंड M मिसिंग नंबर है, इनको के मान ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी के साथ में हम एक कॉलम ऐड कर लेंगे CF, एक कॉलम न्यू कॉलम ऐड कर लेंगे CF, एक न्यू कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा नया कॉलम बन गया। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम लाइनें खींच लेते हैं। CF के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले CF कॉलम बनाने के लिए क्या करते हैं, इनको ऐड करते जाएंगे। ये 5 है, 5 में 5 P को ऐड करेंगे तो 5 + P हो जाएगा। और इसमें 20 और प्लस करेंगे तो ये 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 प्लस में P हो जाएगा, यानी कि 25 + P। और 15 + 25 कितना हो जाएगा, 40 प्लस में P। फिर 40 और प्लस में P और फिर M भी है, तो यहाँ पे 40 प्लस में P प्लस में M, ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर 40 में 45 ये 5 जुड़ जाएगा तो 45 हो जाएगा, 45 प्लस में P प्लस में M, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ जो सम आता है, ये सम जो है इस सम के इक्वल होता है, जो यहाँ फ्रीक्वेंसी की जो टोटलिंग होती है उसके इक्वल होता है। तो मीन्स ये 60 है, तो इनका सम भी यानी कि 60 बैठना चाहिए था, यानी कि ये 45 प्लस में P प्लस में M जो आया है ये किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि P प्लस में M इक्वल टू यानी कि 60 अपॉन में यानी कि सॉरी 60 माइनस के 45 हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर P प्लस में M इक्वल टू 60 में से 45 जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा हमारा 15। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हम आगे करेंगे। तो ये 60 क्या है हमारा, तो 60 क्या है, 60 है हमारा n, 60 क्या है हमारा n है, और हमें इसमें n/2 भी चाहिए होगा। तो n/2 क्या होगा, यानी कि 60/2 यानी कि हमारा हो गया 30। तो ये हो गया हमारा 30। अब यहाँ पर ये 30 है जो n/2 है, n/2 निकालने के बाद में अब देखा जाएगा कि ये जो 30 है वो कहाँ पर शामिल है, इसमें कहाँ पर शामिल होगा। तो ये 25 प्लस में 5, 25 प्लस में 5 में ये शामिल होगा। किसमें होगा, 25 प्लस में 5 में शामिल होगा, यानी कि ये जो 30 है वो यानी कि इंक्लूडिंग है यहाँ पर। यहाँ पर अगर इंक्लूड है तो मीन्स इसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ ये हमारा f हो जाएगा, इसके सामने वाला ये जस्ट f हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो लोअर लिमिट होती है ये हमारी l हो जाती है, और इनका जो डिफरेंस होता है, इन सभी का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है h। तो यहाँ पर l हो गया हमारा 20, f हो गया हमारा 20, और इसके साथ में इसमें और क्या h हो गया हमारा, यानी कि 10 - के
0 कर लो, 10 माइनस 0 कर लेंगे यानी कि 10, तो h हो गया हमारा 10। तो ये हमने निकाल लिए, यही हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मीडियन, मीडियन यानी कि हिंदी में कहते हो माध्यक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L प्लस में n/2 माइनस के CF अपॉन में F और इंटू के होता है H। तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर ये सारी चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये सारी चीजें हैं वो आप लिख लीजिए। अब इसके बाद में तो मीडियन का हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। मीडियन का फॉर्मूला लिखने के बाद में मीडियन की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 28.5, तो ये 28.5 यानी कि 28.5 ये हम लिख लेंगे। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अभी हमने निकाली थी, तो एल की वैल्यू 20 प्लस में n/2 की वैल्यू 30 माइनस के CF की वैल्यू क्या होगी, यानी कि CF की वैल्यू ये रही 5 प्लस में P, तो यहाँ पर हमने 5 प्लस P लिख लिया। और इसके बाद में F की वैल्यू कितनी थी, F की वैल्यू हमारी यहाँ पे थी 20, हमने अभी निकाली थी, और इंटू में H की वैल्यू कितनी है, इंटू में H की वैल्यू 10। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये, और 28, इस 20 को अदर साइड में लेके जाएंगे, तो 28.5 माइनस के 20 इक्वल टू में यहाँ पर 20 को इधर लेके गए तो यहाँ पे बच गया ये, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 30, और 30 में से ये माइनस जो है अंदर जाएगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का P हो जाएगा, और केवल अपॉन में बचेगा 2। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28 में से 20 को, 28.5 में से 20 को माइनस करेंगे तो 8.5, और ये 2 यहाँ पर है डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 30 में से 5 गए तो केवल बचेंगे 25, कितने बचेंगे यहाँ पर 25 बचेंगे, और माइनस के P, यहाँ पर P बच जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 17, क्योंकि 8.5 2 8 16 होता है, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो 1 हो जाएगा, और 16 और 1 17, और यहाँ पर ये 25 माइनस के P, तो P को यहीं रहने देंगे, इस 25 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के P, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस के 8, और ये आ जाएगा हमारा माइनस के, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो P की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी P की वैल्यू हो जाएगी हमारी 8। तो ये P की वैल्यू 8 होने के बाद में P की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे P की वैल्यू को, तो यहाँ पर P प्लस में M इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पर तो P की वैल्यू 8 आ गई, 8 जमा के M बराबर में 15, तो M की वैल्यू कितनी होगी 15 माइनस के 8, तो मीन्स ये हो जाएगी हमारी 7। तो मीन्स ये हमारा सॉल्व हो गया, M की और P की वैल्यू हमारे पास में आ गई हैं। आगे अगर हम लिखेंगे तो M की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 ये, और P की वैल्यू 8। तो ये दोनों जो है सॉल्यूशंस हमारे हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 का ही शायद अगला पार्ट है। हाँ, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन नंबर 33 ही है, इसका अदर सवाल है, एक फैक्ट्री के 50 कर्मचारियों का प्रति घंटे वेतन नीचे दिए गए बंटन में दर्शाया गया है। तो इसका हमें माध्य भी निकालना है और माध्यक भी निकालना है, मतलब दोनों, मीडियन एंड मीन दोनों निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक डाटा हमें तैयार करना है, एक ही डाटा हम तैयार करेंगे और दोनों सवाल इसी से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जो ये डाटा इस तरीके से लिखा, 100 और 120 का मिड होगा यानी कि 110, यानी कि मध्य बिंदु। तो 100 और 120 को 100 और 120 को जोड़ते हैं तो 220 होता है, 220 का आधा हो जाएगा 110। इसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कि 20 का अंतर है, तो इसमें क्या करो 20-20 ऐड करते जाओ, यानी कि 110 में 20 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, 130 में 20 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 में 20 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, 170 में 20 जोड़ेंगे तो 190। ये तरीका है निकालने का, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पर FI का मीन्स है कि ये जो कॉलम होता है बेटे, ये वाला कॉलम, ये जो वर्कर्स वाला कॉलम है, इसको हम FI कहेंगे। क्या कहेंगे, इस कॉलम को FI कहा जाता है। तो 12 की और इसकी अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1320, या तो फिर अलग कलर से हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 1320,
1320 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 130 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1820। ठीक है, अगला वाला यानी कि 150 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200। ठीक है, 170 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1020। और अगले वाले को 190 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1900। और इनका टोटल सम जो होगा उसको कहेंगे FI और XI कहा जाएगा। इन सभी का टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7260। ये हो जाएगा 7260 यानी समेशन FI XI। अब यहाँ पर ये CF क्या होता है? CF यानी कि जो वर्कर्स की संख्या है इसको यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले 12 है ये लिखा, और 12 में यानी कि 14 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। 26 में फिर ये 8 को जोड़ेंगे तो फिर ये हो जाएगा 34। फिर 34 में 6 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 में 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। और यहाँ देखो टोटल 50 दे रखे हैं 50, तो यहाँ पर भी जो ये आएगा ये भी 50 ही आना चाहिए। तो मीन्स इनका सम जो है यानी कि समेशन FI के हैं ये 50 हमारे लिए दे रखा है। ये टोटल सम हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये 50 है इनका सम, ये ऑलरेडी इन्होंने कहा है। इसको समेशन FI कहा के हैं या फिर इसको N के हैं, तो इसका दोनों का मतलब समान ही रहेगा। तो अब इसके लिए अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन का फॉर्मूला यानी कि मीन यानी कि माध्य, मीन यानी कि माध्य, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो माध्य का फॉर्मूला आपको याद है समेशन FI और XI अपॉन में समेशन FI। सिंपल था, ये वैल्यू हमारी समेशन FI की आ गई, FI XI की, और नीचे समेशन FI यानी कि 50 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 से 0 कटेगा और 5 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 145.2। तो ये हमारा मीन निकल कर आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन को कहते हैं माध्यक, क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। तो अब माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला अभी हमने पहले भी कराया था, L प्लस में N/2 माइनस के CF अपॉन में F और इंटू के H। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मीडियन में क्या क्या चीज़ यूज होती है। तो जो अभी इसमें हमने लिखी है वही सारी चीज़ें हम लिखेंगे। तो L क्या है हमारा? N/2 हमने यहाँ पर N हमारा ये है तो N/2 भी लिखेंगे, N/2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके बाद में CF क्या होगा? ठीक है, इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर F की वैल्यू लिखेंगे, F की वैल्यू क्या है, और फिर H की वैल्यू लिखेंगे, H की वैल्यू क्या है। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा N आया ये, तो N के लिए N का आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। N का हाफ करेंगे तो 25 ये हमारा आ जाएगा। 25 इसमें कहाँ पे शामिल है? तो 25 हमारा यहाँ पर शामिल है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो F वाले कॉलम में होती है वो हमारा होगा F। ठीक है, और ये वाला जो है इसमें लोअर लिमिट जो होगी 120 ये हमारी हो जाएगी L। ठीक है, ये हमारी L हो जाएगी, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये जो है इसको हम लेंगे CF, ये हमारा CF माना जाता है। जो इससे जस्ट ऊपर होता है वो CF लिया जाता है। ठीक है, तो इसी कॉलम में जब हमने देखा तो ये हमारी F हो गई, ये L हो गई, ये CF हो गया, और ये हमारा कछु भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मीडियन के लिए निकाला जाता है। ठीक है, ये 25 कहाँ पे शामिल है? इस CF वाले कॉलम में देखेंगे तो ये CF 25 जो है यहाँ पर शामिल है। तो L हो गया हमारा 120, तो 120 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। CF कितना हो गया हमारा? 12 हो गया, तो यहाँ पर लिख लिया। F कितना है? 14, और H कितना है? यानी कि इनका डिफरेंस 120 में से 100 को घटाएंगे तो यानी कि 20, ये अंतर जो है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। L की वैल्यू 120 है, तो 120 हमने रख दिया, प्लस में N/2 यानी कि हमारा 25, माइनस के CF कितना आया हमारा? CF अभी हमने निकाला था, CF हमारा 12 हो गया, बटे में F कितना? 14, और इनटू में H कितना हमारा? यह था हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ पर 120 हमारा, ये 25 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 13, नीचे 14 और गुणा में 20। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इनको गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 120 अपनी जगह रहेगा, 13 और इसको 20 को गुणा करेंगे तो 260 हो जाएगा, और बटे में 14। ठीक है, तो आगे हम इसको करेंगे तो 120 हमारा रहेगा ही, प्लस में 14 से 260 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 18.57 के समथिंग आएगा, और यहाँ पर अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 138.57। तो ये हमारा आंसर हो गया मीडियन के लिए, और ये हो गया हमारा मीन के लिए।
यानी कि ये माध्य के लिए और ये माध्यिक के लिए। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना था। ये 5 मार्क्स का आएगा। ये टेबल भी अगर आपने बना दी तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे केवल टेबल बनाने के। ये निकाल दिया तो 1 मार्क्स और मिल गया, 2 और 1 3, और अगर आपने ये भी हल कर दिया तो मीन्स 2 मार्क्स और आपको मिल जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं। चलिए अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 34, 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को बदलने से प्राप्त होने वाली संख्या के दुगने के समान है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट द नंबर्स। तो ये 5 नंबर में ये सवाल आपका आया हुआ है और बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। तो इसको कैसे करना है? तो यहां पर आप लेट करके चलेंगे। लेट टेंस प्लेस, यानी कि टेंस डिजिट बी एक्स लेट कर लिया। क्या लेट किया? एक्स। एंड वंस डिजिट बी वाई। तो देखिए यहां पे टेंस डिजिट आपने एक्स लेट किया और वंस डिजिट आपने वाई लेट कर लिया। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं, यहां पर देखो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, यानी कि पहली संख्या x मान ली, यानी कि जो दहाई वाली है, ये कौन सी होती है? दहाई वाली। और ये इकाई वाली। इकाई अंक आपने मान लिया y और दहाई अंक मान लिया x। तो अगर हम बात करते हैं तो यहां अंकों का योग, यानी कि अंकों का योग यानी x और y को अगर आप जोड़ते हैं, x और y को जोड़ते हैं तो 9 आता है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ATQ लिख देना, ATQ फर्स्ट है। तो यहाँ पर ATQ फर्स्ट के अनुसार, यानी कि अगर आप देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला अनुसार, यानी कि x प्लस में y 9। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका 9 गुना। अगर हम नंबर की बात करेंगे तो नंबर क्या होगा हमारा? नंबर क्या होगा? नंबर यानी कि संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ 10। नंबर क्या होगा हमारा? नंबर यानी कि संख्या क्या होगी? तो संख्या होगी हमारी, संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 डिजिट की संख्या लिखी जा सकती है 10x प्लस में y, इस रूप में लिखी जाती है। तो ये हमारा हो गया। और अगर इसको रिवर्स किया जाए, यानी कि उल्टा किया जाए, नंबर का रिवर्स जो होगा, यानी कि संख्या का उल्टा, यानी कि संख्या का उल्टा होगा। जैसे हम बात करें, अगर हमारे पास 14 है तो 14 का उल्टा क्या होगा? यानी कि उल्टा करें तो यानी कि 41 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है, यानी कि 14 का उल्टा 41। तो यानी कि हम अंकों को बदल रहे हैं। तो संख्या बदलने पर, यानी कि अंकों का संख्या का उल्टा, यानी कि नंबर्स रिवर्सिंग नंबर कह सकते हैं। रिवर्सिंग नंबर क्या होगा? तो रिवर्सिंग नंबर में ये एक्स वाई जो चेंज हो जाएगा, 10y प्लस में x हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसमें सवाल में क्या कह रहे हैं कि इस अंकों का 9 गुना, यानी कि जो संख्या हमें दे रखी है, संख्या का 9 गुना, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि सेकंड कंडीशन के अनुसार, सेकंड कंडीशन अगर हम देखते हैं इसके अनुसार क्या होगा, यानी कि 10x प्लस में y इक्वल टू, यहाँ पर स्पेस दे देते थोड़ा सा गैप, और यहाँ पर ये हमारी उल्टी हुई संख्या है और यहाँ पर ये संख्या, इस संख्या का यानी कि 9 गुना, पहली संख्या जो है इसका 9 गुना कहा गया है, यहाँ पर 9 गुना ये रहा, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि जो बदला हुआ नंबर है उसका दुगना, दोनों बराबर हैं, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90x हो जाएगा। 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y हो जाएगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y हो जाएगा, प्लस में 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। इन सभी को इस साइड में लेके जाइए। 90x प्लस में 9y, ये प्लस में है दोनों की दोनों, अदर साइड में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, और इस साइड में क्या रह जाएगा? 0। अब 90x में से 2x को माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 88x रह जाएगा। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देखो, यहाँ पर अब बात करें 20 ज़्यादा है और 9 कम है, तो 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11y इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं?
11 कॉमन ले सकते हैं। 11 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 8x और यहाँ पे बच जाएगा y इक्वल टू 0। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ केवल बचेगा 8x माइनस के y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 11 जो है 11 जो है 0 के बटे में जाएगा, तो 11 से 0 को भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो 11 लिख लीजिए, वो लास्ट में 0 ही आ जाएगा। तो मीन्स ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ 8x माइनस के y इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये वाली और सेकेंड इक्वेशन होगी ये वाली हमारी, यानी कि x प्लस में y इक्वल टू 9। तो x प्लस में y इक्वल टू 9 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड करने पर, यानी कि जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये y से y कट जाएगा, केवल ये बचेगा 8 और 1 कितना हो गया 9x हो जाएगा, इधर है 9, x इक्वल टू कितना हो गया 9 और ये 9 अपॉन में जाएगा तो 9 से 9 कट जाएगा 1, तो मीन्स x इक्वल टू हो गया 1। तो x की वैल्यू 1 हो गई। अगर संख्या पूछी गई है तो संख्या ये, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि नंबर में हम वैल्यू पुट करेंगे तो नंबर क्या होगा हमारा, यानी कि 10x प्लस में y होगा। और सॉरी, अभी तो हमने x निकाला है, y भी निकालना पड़ेगा, तो y भी निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस में y इक्वल टू 9 था, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 9 माइनस के 1 यानी कि 8, तो y की वैल्यू हो गई 8। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, 10 अपनी जगह है और x की वैल्यू कितनी 1 प्लस में और y की वैल्यू 8, तो दोनों को यानी कि 10 1 जा 10 प्लस में 8 कितना हो गया, आंसर हो गया 18। और अगर इसका उल्टा बोलते, रिवर्स बोलते, तो वो हो जाएगा 81। रिवर्स अगर बोला जाएगा, रिवर्स नंबर क्या होगा, तो रिवर्स नंबर हो जाएगा हमारा 81 अगर ये पूछा जाता तो। उन्होंने नंबर पूछा है फाइंड द नंबर, तो नंबर हो गया हमारा 18। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करना था, क्वेश्चन नंबर 34 को। उम्मीद है सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ये और भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें दो सवाल हैं, एक सवाल ये है और एक सवाल इससे रिलेटेड एक और भी है। तो सबसे पहले इसी सवाल को हम देख लेते हैं कि इस सवाल को कैसे करना था। तो इसके लिए हम पिक्चर्स ले लेते हैं। तो पिक्चर्स किस तरीके से थी, तो पिक्चर्स इसकी ड्रॉ कर लेते हैं एक बारी। हुआ इस डाटा को हम, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर हमने बना दी है। यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने ए लेट कर लिया, इसको हमने बी, इसको सी और इसको डी यहाँ पे लेट कर लिया। और यहाँ पर एंगल्स क्या दे रखे हैं, सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की भूमि पर पड़ रही छाया 40 मीटर है। छाया क्या है, 40 मीटर लंबी हो गई, लंबी हो गई मतलब बढ़ गई जब सूर्य का कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो मीन्स यहाँ पर था 60 डिग्री पहले और फिर हो जाता है 30 डिग्री, तो जो छाया है वो 40 डिग्री इंक्रीज हो जाती है, मतलब 40 डिग्री 40 मीटर बढ़ जाती है। तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है 40 मीटर जो है उसकी छाया बढ़ गई। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई ये है, तो यानी कि ये h हमें ज्ञात करनी है। आरंभ में बनी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ से स्टार्टिंग से जो लंबाई थी तो उसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये लंबाई हमारी क्या होगी, हमें बतानी है। यानी कि ये लंबाई हमने मान ली कि ये हमारी x थी, तो ये हमें बतानी है कि x और h, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी थी मीनार की, और यानी कि वो जो पहली छाया थी वो कितनी थी, और अब बढ़कर वो 40 मीटर तो कितनी हो गई, ये भी हम बता सकते हैं। जितना पूछा जा रहा है सवाल में उतना ही हमें जवाब देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। पहले त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो इसमें जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये है एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये इसके अनुसार, अब यहाँ ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो ये हमें दे रखा है, तो मीन्स हमें दे रखा है ये वाला। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किस में होता है, 10 में होता है। किस में होता है, 10। और यहाँ पर डिग्री कितनी है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लेंगे, यानी कि ये P अपॉन बी, P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि ए बी, और ये है हमारा बी सी। तो अब हम इनकी साइड 10 की वैल्यू रख लेते हैं। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, और ए बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमने लेट करी है h, और बी सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक हमने लेट करी है x।
ठीक है, एक्स को इधर ले जाएंगे और एच यहाँ रह जाएगा, तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3x। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, h इक्वल टू अंडर रूट 3x हो गई। इसी तरीके से अब हम यानी कि जो ये ट्राइंगल, अब हमारी जो ये नीले कलर की ट्राइंगल बन रही है, अब इसमें हम लेंगे, तो इस ट्राइंगल में लेंगे, तो यहाँ पर इन ट्राइंगल यानी कि ए बी डी, कौन से ट्राइंगल में, ए बी डी में, इसमें लेंगे, तो यहाँ पर वही तरीका 10, और यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर साइड ए बी और बटे में यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगी x प्लस में 40। कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई हो जाएगी x प्लस में 40 हो जाएगी अब की बार। यानी कि इसको सबसे पहले बी डी लिख सकते हैं। 10 का मान होता है 1/√3, और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू h, और बी डी की वैल्यू यानी कि x प्लस में 40। इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो एक एक्स प्लस में 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो h को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3h, और इक्वल टू यहाँ पर x प्लस में 40। अब यहाँ पर देखिए h की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो h की वैल्यू यहाँ पर हम h की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं √3, ये इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं इसको यहाँ पर, और यहाँ पर h की वैल्यू यहाँ पर √3x लिख सकते हैं, x यहीं पर रहेगा, प्लस में 40, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कंप्लीट 3 हो जाता है बेटे, कितना हो जाता है 3 कंप्लीट हो जाएगा, x प्लस में 40, और यहाँ पर x को इधर लेके जाएंगे, तो 3x माइनस के x इक्वल टू 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 40। तो आगे अगर हम बात करें तो 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40/2 यानी कि 20 डिग्री, तो 20 मीटर, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 20 मीटर। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी थी, h की भी निकालनी है, तो h की यहाँ पर इससे निकल जाएगी, तो h इक्वल टू यानी कि √3x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं √3 इंटू के x की वैल्यू यहाँ पर 20, और यहाँ पे देखो √3 की वैल्यू हमें ये दे रखी है कि ये हमें पुट करनी है, तो 1.73 हम रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी 34.6 मीटर। तो ये समीकरण 1 में हमने पुट करी थी वैल्यू, और यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदी में भी समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो इस तरीके से इस सवाल का हल करना था, तो ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोनों चीजें हमारी उसमें निकल गई थी। अब ये वाला अगला सवाल है 35 का अदर वाला, या तो वो वाला सवाल करना था या ये वाला सवाल करना था। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल की भी हम आकृति देख लेते हैं किस तरीके से बनानी है। सबसे पहले हम बनेगा यानी कि आंख की सीध से जो एरो बनेगा वो इस तरीके से हमारा बनने वाला है, यहाँ पर इस तरीके से, ये आंख की सीध का ये वाला, और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करेंगे तो 45 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो 30 डिग्री होगी, वो 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगे तो ये देखो इससे टच हो रही है ये, तो ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ ये हमारा टच हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब यहाँ पर हमारे पास में यहाँ इनको हमने क्या लेट किया है, तो लेट यहाँ पर ए ई, और यहाँ पर ये बी, और यहाँ पर ये हमने सी माना है, और ये हमने डी माना है। तो यहाँ पर हमने इसको बी सी को यानी कि एक्स लेट किया है, तो ई डी भी जो है इसके इक्वल है, तो ये भी एक्स होगा, और ई बी जो है हमारे लिए दे रखा है इस सवाल में 10 मीटर दे रखा है, और इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो ए ई की, तो इसको हम एच मान रहे हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर बाद में जो आंसर आएगा वो बात। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुमंजिल भवन के शिखर के 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण क्रम 30 और 45 हैं, यानी कि अवनमन कोण ऊपर से नीचे पर देखने पर ये इस तरीके से बन रहे हैं। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वो निकालनी है, और यहाँ इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है बहुमंजिला की तो वो निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, ये 10 मीटर होगी। ठीक है, तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम यानी कि निकालेंगे, तो ट्राइंगल ए
ए बी सी में निकाल सकते हैं सबसे पहले, ए बी सी, या फिर सबसे पहले ए ई डी में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए ई डी, अगर हम ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसकी में अगर हम बात करेंगे तो वही हमारा tan बनेगा, tan 30 डिग्री, और इसका tan 30 डिग्री यानी कि ए ई अपॉन में हो जाएगा हमारा ई डी, क्या हो जाएगा ई डी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो अभी हमने उस सवाल में किया था। tan 30 का मान यानी कि 1/√3 1/√3, और ए ई की वैल्यू कितनी हमने लेट की है, एच लेट कर रखी है यहाँ पर, और ई डी की वैल्यू कितनी है, ई डी की वैल्यू हमने लेट करी है एक्स, ये मान के चले हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी √3h। तो यहाँ पर ये समीकरण 1 हो गया, √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इस तरीके से हम अब लेंगे इन ट्राइंगल, अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये जो ब्लू कलर का आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये वाला, यानी कि ये वाला लेंगे। अभी हमने रेड कलर का लिया था, अब हम यहाँ पर हमने ये वाला लिया, तो इसमें लेंगे तो यानी कि ए बी सी में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री, और हो जाएगा हमारा ये ए बी और बटे में बी सी। tan 45 का मान होता है 1, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मीन्स ये हो जाएगा h प्लस में 10, और बी सी की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा h प्लस में 10। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू ये भी है और यहाँ पर x की वैल्यू ये भी है, तो यानी कि हम x की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में। तो 3h इस x की जगह इस इक्वेशन फर्स्ट से हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर h प्लस में 10 अदर साइड में है ही, तो इस h को इधर ले जाइए √3h, और ये अदर साइड में जाएगा तो h माइनस में जाएगा, इधर रह जाएगा 10, दोनों में h कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा √3 माइनस के 1 और इक्वल टू 10। अब यहाँ पर आप चाहे तो देखो वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर √3 की, क्योंकि √3 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो h इज इंटू 1.73 माइनस के 1 इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर h इक्वल टू इसको माइनस करके आप लिख देंगे 10 अपॉन में, और ये डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 0.73। तो आगे यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू हमें निकालनी, तो h इक्वल टू 10 और अपॉन में ये 73 है 0.73, तो पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को अगर रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 73 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13.65 मीटर, तो ये आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी कर सकते हैं आप, यानी कि रैशनलाइज करके यहाँ पर इसको अदर साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ से आप इसको अदर साइड में लेके जाएंगे तो रैशनलाइज करके भी इसको आप कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा करे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ समीकरण 2 से इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ तो आपने पुट करी थी वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी, और यहाँ पर x में h की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x प्लस में h प्लस में 10, x इक्वल टू h प्लस में 10, ये इक्वेशन सेकंड थी। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं h की वैल्यू यहाँ पर 13.65 प्लस में 10, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23.65 मीटर, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों में से जो भी सवाल आपको इजी लगे वो सवाल आप हल कर सकते थे, दोनों में से कोई एक करना था, दोनों में से कोई एक सवाल आपको हल करना था। तो उम्मीद है कि जो सवाल अभी हमने कराए हैं वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि आप इन सवालों को अच्छी तरीके से सीख पाएँ। और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सबा खैर। फिगर बना लेते हैं इसकी, हॉरिजेंटल में है तो हम वर्टिकल में लिखेंगे, तो इसको